नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेट एग्ज़ाम्स मंत्रा में। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में अधिगम स्टार्ट किया था, तो उसी के आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि हमारी जो क्लासें हैं वो कैसे आप तक पहुंचने वाली हैं। तो देखो, अभी जो आज की क्लास है वो कल सैटरडे मॉर्निंग में मिलने वाली है आपको, जो मैं अभी ले रहा हूँ CDP। ये जो यहाँ लिखा हुआ है शेड्यूल, ये अगले हमारे मंडे से इसी के हिसाब से क्लासें आपको मिलेंगी कि मंडे ये कल तो सैटरडे ये क्लास है मैथ की, ये आपको संडे को मॉर्निंग में मिलने वाली है। और जो हमारी संडे में क्लास EVS की है, ये आपको संडे को ही मिलेगी रात में 8 बजे 8 PM, ठीक है ना। और ये EVS स्पेशल होगा CTET के लिए, पूरा NCERT बेस्ड होगा। यानी ये आप एक हिसाब से काफ़ी बड़ी क्लास रहने वाली है, 1 घंटे के लगभग। और ये भी क्लास आपको संडे को मिलेगी शाम को 8 बजे EVS की, ये भी मैं ही लेने वाला हूँ। और इसके बाद मंडे से आपको एक डेली क्लासें मिलने वाली हैं। मंडे मॉर्निंग में मिलेगी मैथ की, आपको 6 बजे आपके पास आ जाएगी। इसके बाद ट्यूसडे को इंग्लिश आ जाएगी आपके पास 6 बजे, जो मैं लेने वाला हूँ, और ये साहिल सर लेने वाले हैं। वेडनेसडे को मैथ आएगी आपके पास, ये भी टाइम वही रहने वाला है, इसमें भी 6 AM मॉर्निंग में, 6 AM मॉर्निंग में ये मैथ की मिलने वाली है। थर्सडे और फ्राइडे फिर ये 2 दिन मेरे रहने वाले हैं। मैं लूँगा आपकी CDP, जो कि सुबह 6 बजे आपके पास आएगी, और इंग्लिश जो कि रात में आपको 8 बजे मिलने वाली है। यानी आपके मैं 2 क्लासें लगातार लेने वाला हूँ। CDP मॉर्निंग में 6 AM, और इंग्लिश जो आपके पास आएगी वो नाइट में 8 PM। ये दोनों ये शेड्यूल रहने वाला है। और फिर सैटरडे को आपकी मंडे, और जो अगले संडे को मैं कुछ अलग ही सब्जेक्ट रखूँगा, यानी कि टेट UP टेट सब, यानी इम्पॉर्टेंट जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसका वीडियो आपको मिलता रहेगा। और ये कभी कभी संडे ऑफ भी हो जाएगा, लेकिन ये 6 दिन आपको लगातार क्लासें मिलने वाली हैं। तो बस पहले यही बताना था कि आप अपना बिल्कुल इसी हिसाब से आपको क्लासें मिलने वाली हैं। इससे आपको भी आराम हो जाएगा और बार बार दिक्कत नहीं मिलेगी कब क्लास आ रही है कौन सी। और चलिए अब आगे हम स्टार्ट करते हैं अधिगम। जैसा कि देखो, हमने पिछली क्लास में सीखा था कि लर्निंग की, हमने जो अधिगम हमारा चैप्टर चल रहा था, हमने सीख लिया था इसका नेचर क्या होता है, ठीक है ना। अधिगम का हमने नेचर सीख लिया था कि अधिगम लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ग्रेजुअल होता है, क्रमिक रूप से होता है, और ये सोशल और इंडिविजुअल दोनों प्रकार की प्रोसेस है, व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से, और ये क्रमिक होता है। ये हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में सीख लिया था। थोड़े 1-2 पॉइंट और देखते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं कि ये देखो कैसा है कि ये सार्वभौमिक होता है, ठीक है ना। जो हमारा लर्निंग होता है, अधिगम होता है, सार्वभौमिक होता है, यूनी ओमनी प्रेजेंट है के साथ, ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी जात धर्म के लोग इसको, यानी ये सार्वभौमिक कहीं भी हो सकता है। और दूसरी बात, ये हमारा औपचारिक एवं अनौपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों तरीके से होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो हम क्लास के अंदर 4 दीवारियों के अंदर जो ज्ञान सीखते हैं वही हमारा अधिगम होता है। अधिगम मैंने आपको जैसे कल ही बताया था कि ये कुछ भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा व्यवहार जो हम सीखें जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन कर दे, उसको लर्निंग बोलते हैं। इसके बाद अगर हम एक और पॉइंट देखें तो ये क्या होता है कि ये हमारे जो अनुभव होते हैं ना, अनुभवों का जो नवीन अनुभव हमारे होते हैं, एक अनुभवों का ये संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो हम जीवन पर्यंत लेते रहते हैं। और जो अनुभवों का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसी को रूप हम लर्निंग के रूप में जानते हैं। और इसमें सभी में एक जो होना चाहिए प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर, और वो भी अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए, पूर्ण रूप से स्थायी भी नहीं होना चाहिए।
और ये क्या होता है, जो हमारा अनुभव होता है ना, ये जो हमारा परफॉर्मेंस होता है, ठीक है ना, हम ये नहीं कहेंगे कि जो अनुभव है हमारा वो परफॉर्मेंस बेस्ड है, बिल्कुल गलत है कि जो हमारा अनुभव परफॉर्मेंस पे आधारित नहीं, लेकिन हाँ जो हमारा परफॉर्मेंस होता है वो हमारे अधिगम को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये भी वर्ड की अगर क्वेश्चन आ जाए कि लर्निंग इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, तो ऐसा नहीं कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो तभी हम कुछ कहा जाएगा आप सीख रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत कुछ अच्छा होता है, हम सीख चुके होते हैं, बट हमारा कभी कभी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो हमारा अधिगम नहीं है, अधिगम है। तो अधिगम परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होता, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस जो होता है हमारा, जो प्रदर्शन होता है वो हमारे अधिगम को और अच्छा करता है, ठीक है ना, अधिगम को बढ़ाने का काम करता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो उसी से रिलेटेड हैं, जो हमारी नेचर है। और इसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा बहुत और सीखने वाले हैं कि इसमें हमारे जो तीनों जो हमारे वो होते हैं डोमेन के हिसाब से कह दें कि लर्निंग में हम पूर्ण रूप से सक्रिय रूप से सीखते हैं, चाहे वो भावात्मक हो, ठीक है ना, भावात्मक रूप से सक्रिय होना चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा भावात्मक, यानी कि इसमें संतुलन होना चाहिए एक हिसाब से संवेगों में, ठीक है ना। ये अलग से चैप्टर है, जब हम इसमें जाएंगे तो बढ़ाएंगे। और इसके बाद संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक का मतलब होता है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव, ये जो हमारे मस्तिष्क से संबंधित जो भी होते हैं विचार, थिंकिंग वगैरह जो हमारे आते हैं ना, वो सब संज्ञानात्मक पक्ष हैं। तो भावनात्मक या संज्ञानात्मक या साइकोमोटर जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है ना, साइकोमोटर गत्यात्मक एक हिसाब से इसको बोलते हैं, साइकोमोटर को गत्यात्मक, ये तीनों रूप से यानी कि सक्रिय रूप से हम ये इनका भी क्या होता है, ये तीनों तत्व इसमें शामिल होते हैं। किसमें? लर्निंग में ये तीनों तत्व शामिल होते हैं। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि लर्निंग में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन होंगे और उसमें आपको जिस विकल्प में भावात्मक, संज्ञानात्मक और साइकोमोटर मिले तो वो आंसर आपका सही होने वाला है, वही सही होगा, ठीक है ना। तो ये इसके अभी कुछ नेचर के ही पॉइंट थे। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और देखो ये क्या होता है कि यूनिवर्सल होता है और हमारे चेंज इन बिहेवियर जो होता है परमानेंट नहीं होता है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग या इज नोन एज लर्निंग। आफ्टर दैट ये जो इसको हम याद कर सकते हैं, ये अफेक्टिव है, ये कॉग्निटिव है, ये साइकोमोटर है, भावनात्मक, ठीक है ना। और जो हमारे बिहेवियर में होता है ना, वो हमारे जो चेंजमेंट होता है वो क्या होता है, अनुभव, जो हमारे अनुभव होते हैं, ये हमने कल बता दिया था, फिर भी एक बार आपको रिवाइज हो जाए, इस वजह से मैं ये यूज कर रहा हूँ बार बार। जो हमारे लाइफ के अनुभव होते हैं ना, एक्सपीरियंस, इस पे आधारित होता है कि हम जितना अच्छा हमारा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना, उतना ही हमारा अधिगम अच्छा होने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लेकिन जो लर्निंग का डायरेक्ट लर्निंग का पूछा जाएगा वो एससी के अंतर्गत पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ समझने लायक चीज़ें हैं, उनको हम जरूर देखेंगे। आपको एक रूप से पूर्ण रूप से लर्निंग आपको कहीं से अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अगर यहाँ अच्छी तरीके से सीख रहे हैं तो अब कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि देखो लर्निंग को कुछ प्रभावित करने वाले भी कारक होंगे जो लर्निंग को प्रभावित करेंगे, ठीक है ना, कि कहाँ लर्निंग ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकती है और कहाँ लर्निंग में कैसा इफेक्ट पड़ेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभावित करने वाले इसके कुछ कारक हैं। मैं इन प्रभावित करने वाले कारकों को, प्रभावित करने वाले कारक, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर हैं विच इन्फ्लुएंस लर्निंग, जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो देखो हम इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। प्रभावित करने वाले कारकों को हम क्या करेंगे, 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक में हम लेंगे, 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक लेंगे व्यक्तिगत, ठीक है ना, यानी पर्सनल, ठीक है ना, व्यक्तिगत कारक होने वाले हैं। और एक में हम लेंगे बाह्य,
जो हमारे बाहरी कारक हैं, बाह्य कारक। इस बाह्य कारक के अंतर्गत शिक्षक, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो पाठ्य पुस्तक की प्रवृत्ति है, ये सब कुछ इसमें शामिल होगा। और जो हमारा व्यक्तिगत, यानी व्यक्तिगत जो लर्नर से संबंधित है, डायरेक्ट, ना उसका एनवायरनमेंट से कोई मतलब है, जो डायरेक्ट व्यक्तिगत जो सीख रहा है, ठीक है ना, जैसे मैं कुछ सीख रहा हूँ या आप कुछ सीख रहे हैं, तो जो आपसे डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं वो व्यक्तिगत कारक होते हैं। तो व्यक्तिगत कारक में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो किसको प्रभावित करेंगे, लर्निंग को, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला इसमें आ जाएगा एज। इसका सीधा सा मतलब है कि हम जो लर्नर है उसकी एज के अकॉर्डिंग सीखेंगे। अब कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर कोई बच्चा या शिशु, जब अब उसको हम डायरेक्ट मान लो हम कह दें कि जब पैदा हुआ बच्चा और आप उससे कहो कि मुझे दौड़ कर दिखाओ, तो नहीं दौड़ने लगेगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, पहले धीरे धीरे सीखेगा। धीरे धीरे सीखने का मतलब है कि वो पहले घुटनों के बल चलना सीखेगा, ठीक है ना, फिर बैठना, फिर खड़ा होना, फिर एक समय बाद वो क्या करेगा, दौड़ना भी सीखेगा। तो इसका सीधा सा मतलब कि हमें एज के अकॉर्डिंग, जो बच्चे की एज है, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसको सिखाना है। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि अच्छा अगर एक में बच्चा जा रहा है, मान लो कि पीजी में कोई बच्चा गया पढ़ने और उससे आप कहने लगो बेटा कक्षा 5 की किताब ले आए, क्लास 5th की, और कहो बेटा इसको पढ़ो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। उसकी एज नहीं है कि आप कक्षा 5 का वो सीख सके, ठीक है ना। वो भी 4 से 5 साल का बच्चा है, आप 10 से 12 साल के बच्चे की बराबर कुछ उसको सिखाना चाहते हैं तो वो नहीं सीख पाएगा। तो ये व्यक्तिगत कारक है कि हम बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग सिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ये कारक रहा कि व्यक्तिगत में एज। एज के बाद दूसरा है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी क्या होती है, ये होती परिपक्वता, हिंदी में इसको बोलते हैं परिपक्वता, परिपक्वता, ठीक है ना। थोड़ा इसको समझ लेना, इंपॉर्टेंट है। मैच्योरिटी क्या होता है, ये किससे, ये हमारे किससे संबंधित है, हेरिडिटी से, आनुवांशिकता से संबंधित है, ठीक है ना। हेरिडिटी से ये संबंधित है पूर्ण रूप से। और इसमें क्या होता है कि हम कहें कि बच्चा क्या होता है, एज के साथ मैच्योर होता जाता है। हम इसको अलग से नहीं कि बाह्य कारकों से बच्चे को मैच्योर कर दें, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट किससे संबंधित है, हेरिडिटी से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैच्योरिटी किससे रिलेटेड है, एनवायरनमेंट या हेरिडिटी से, तो किससे संबंधित है, आनुवांशिकता से, ठीक है ना, आनुवांशिकता। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे को, और ये अपने आप बच्चे में आती है, ये हेरिडिटी जो मैच्योरिटी होती है ना, ये बच्चे में अपने आप डेवलप होती है एज के साथ। तो एक ये भी यहां से पॉइंट लिख सकते हैं मैच्योरिटी के बारे में कि एज के अकॉर्डिंग डेवलप होती जाती है, ठीक है ना। एज के साथ ये स्वतः डेवलप होती है, हमें इसमें कुछ करना नहीं होता है कि हम इसको ट्रेनिंग के माध्यम से बढ़ा लें, मैच्योर हो जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और जो इसकी हाईएस्ट जो पीक होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये लगभग 20 से 25 साल का जब कोई बच्चा होता है, यानी बच्चा तो नहीं रहेगा 20 से 25 साल में, 20 से 25 साल का जब कोई हो जाता है तो कहते हैं कि मैच्योरिटी उसकी पीक में होती है, ठीक है ना, वो पूर्ण रूप से मैच्योर हो चुका होता है। तो मैच्योरिटी भी करने वाली है किसको, लर्निंग को प्रभावित, क्योंकि ये डायरेक्ट किससे रिलेटेड है, एज से। अब एज जैसे बढ़ती जाएगी वो मैच्योर होता जाएगा, उसको उसी के अकॉर्डिंग हम शिक्षा देते रहेंगे या सिखाते रहेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम तीसरा पॉइंट इसी में देखें कि क्या हो सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब जो आने वाले हैं, इंटरेस्ट। एक इसका सीधा सा मतलब इंटरेस्ट का कि कोई भी व्यक्ति या बच्चा वही चीज जल्दी सीखता है जिस चीज को उसको सीखने में इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, इंटरेस्ट होता है, यानी जिस चीज में उसकी ज्यादा रुचि होती है। अब हमें सीधा से एक एग्जाम्पल अपना ही लेते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि जो मैथ में बहुत अच्छे हो जाते हैं, कुछ लोग मैथ में थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, या कुछ लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है और मैथ में बड़ा गर्क कर बैठते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि हमें इंटरेस्ट जगह किसी कोई
मैथ को इंटरेस्ट के रूप में पढ़ता है कि उसमें बहुत मज़ा आता है, ठीक है ना। इंग्लिश में पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, जैसे मुझे CDP और इंग्लिश दोनों पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इंटरेस्ट जब जगता है चीज़ों में ना, तो जो चीज़ हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, और हमें जब अभी हम बाय कारक आएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे कि बच्चों, शिक्षक को भी ऐसे पढ़ाना चाहिए जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड हो, ठीक है ना। कोई भी चीज़ जिसमें बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, अच्छी तरीके से सीखने की कोई उसी को कोशिश करेगा। बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है कि मुझे ये सीखना नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, हाँ थोड़ा बहुत तो प्रोग्रेस करेगा, लेकिन वो जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, मान लो कि कोई लड़का है, उसको उसका सीखने का मन है क्या, मान लो कि बैटिंग करना पसंद है बंदे को, ठीक है ना, हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं थोड़ी देर, तो वो क्या है, उसका इंटरेस्ट किस में था, बैटिंग करने में। अब आप क्या करने वाले हैं उससे, चलो अब ऐसे तो एग्जांपल, ये तो मान लो बाय कारक है, इनको ट्रेनिंग के माध्यम से फिर भी हम सही कर सकते हैं कि उसको आप जब तक अभ्यास में आ जाएगा, अगर बॉलिंग करवाना से भी सिखा दें, बट फिर भी जो उसकी एक रुचि थी, इंटरेस्ट, तो उसमें इंटरेस्ट पहले दिखाएगा नहीं बॉलिंग करने में, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट था वो था बैटिंग करने में, ठीक है ना। अब जैसे बच्चा होता है, जब शिशु होता है, तो वो क्या कहता है, लर्निंग को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है कि हम बच्चे को उसकी रुचि के अकॉर्डिंग, जो बच्चा जिसमें इंटरेस्टेड है वो चीज़ उसको सिखाएं, तो अधिगम कैसा होगा, अच्छा होगा, ठीक है ना। और अगर इंटरेस्ट नहीं है फिर भी उसको हम सिखा रहे हैं, तो अधिगम कैसा होगा, प्रभावित होगा, वो निगेटिव रूप में। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि विल पावर, विल पावर का सीधा सा मतलब है सीखने की इच्छा, इसको हम सीधे से एक लिखते हैं, इच्छा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होने वाला है कि अगर बच्चा इच्छुक है, बच्चा हमारा कैसा है, इच्छुक है सीखने के बारे में, तो बच्चा ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखेगा। और बच्चा इच्छुक ही नहीं है, उसने स्थान लिया, सोच लिया कि मुझे अब नहीं सीखना है, इसके बाद तुम उसको कैसे भी सिखाओ वो नहीं सीख सकता, क्योंकि उसने इच्छुक ही नहीं सीखने के बारे में, इंटरेस्ट ही नहीं उस चीज़ में, तो यहाँ भी अधिगम को ही प्रभावित करने वाला कारक है। इसके बाद हम देखते हैं अटेंशन, ये सभी किससे, ये व्यक्तिगत कारक अभी चल रहे हैं। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। बच्चा जिस चीज में ज्यादा अच्छा ध्यान देगा, ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान देगा, बच्चा उसी चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से सीख लेगा, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है, तो हमें वही चीज, अटेंशन, ठीक है ना, ध्यान देना, किस चीज में उसका ज्यादा ध्यान है, बच्चा वही चीज जल्दी एक्वायर करे। आप अपने से भी सोच लो कि आप जिस चीज में ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान लगा लेते हैं, मन लगा लेते हैं, तो फिर उस चीज को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है ना। और आप वही काम करना पसंद करते हैं क्या, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और वो काम बहुत अच्छे से आप करते भी हैं। दूसरा काम बिना इंटरेस्ट के आप करते हैं तो करते होंगे, बट वो मज़ा नहीं आता, ठीक है ना। तो यही है कि लर्निंग, इनको, ये बच्चे के व्यक्तिगत कारक हैं जो लर्निंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करते हैं। इसके बाद मेमोरी, ये व्यक्तिगत कारक है कि बच्चे की कभी कभी, किसी बच्चे की देखना आपने, कहते हैं कि जो याद कर ले तुम भूलते ही नहीं है, ठीक है ना। और कोई होता है कि आज याद किया और कल भूल जाता है, तो उसके क्या है कि जो मेमोरी पावर है, ठीक है ना, स्मृति स्तर, मेमोरी का जो पावर है ना, जितना अधिक तेज होगा लर्निंग उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है ना। और कोई होता है कि वो आज याद करेगा, 2 घंटे बाद खत्म, टाटा बाय बाय, यानी जो उसने सीखा होता है भूल जाता है तुरंत। तो ये भी क्या है कि मेमोरी, और ये कैसा कारक है, व्यक्तिगत कारक है, ये भी प्रभावित करने वाला है। इसके बाद आता है जो हमारा बच्चा है ना, उसका जो मेंटल एंड फिजिकल, नीचे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना, मेंटल एवं, यहां लिख दे रहा हूं मैं, मेंटल एंड फिजिकल जो हेल्थ है, बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रभावित करता है लर्निंग को, ठीक है ना। तो अगर बच्चा मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से फिट है, बिंदास, तो लर्निंग क्या होगा, अच्छा होगा। अब बच्चा, आप सिखाने की कोशिश कर रहे हो और बच्चे को मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम मतलब चिंता में फंसा हुआ, ठीक है ना, किसी टेंशन है उसको दिमाग में अपने, और फिर आप क्लास में, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में, ऐसी घटना घटती रहती हैं कि आप फिजिकल तो फिट होते हैं, ठीक है ना,
लेकिन मेंटल फिट नहीं होते हैं। मेंटल कुछ ना कुछ यहाँ टेंशन है ना दिमाग में, तो फिर क्या होगा, लर्निंग आपकी अच्छी नहीं होगी, लर्निंग प्रभावित होगा। या आप मेंटल रूप से बिल्कुल फिट हैं और मान लो भगवान ना करे आप किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, तो एक्सीडेंट में क्या है कि वो एक हिसाब से मेंटल तो फिट हो गया, लेकिन क्या है फिजिकल फिट नहीं है, तो भी वो उतने अच्छी तरीके से नहीं सीखेगा। आप सिखाने की कोशिश करोगे तो सीखेगा नहीं। तो चाहे वो मेंटल एंड फिजिकल दोनों रूप से अगर कोई स्वस्थ है पूर्ण रूप से, तो वो उसकी लर्निंग बहुत अच्छी होने होगी। और जो मेंटल या फिजिकल किसी में एक भी रूप से अगर फिट नहीं है तो उसकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी। यानी ये देखो, एज, मैच्योरिटी, मेंटल एंड फिजिकल, इंटरेस्ट, विल पावर, अटेंशन, मेमोरी, ये कुछ ऐसे कारक हैं जो पर्सनल कारक हैं, लर्नर के खुद के कारक हैं जो लर्निंग को प्रभावित करेंगे। तो याद रखना, पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कारक है जो लर्निंग को प्रभावित करेगा, कौन सा ऐसा कारक जो यानी लर्नर से संबंधित है। ऑप्शन दिए होंगे, शिक्षक से संबंधित, कुछ वातावरण से संबंधित, उसमें ये कुछ इनमें से कुछ एक पॉइंट दिया होगा, मैच्योरिटी दिया होगा या एज या मेंटल एवं फिजिकल हेल्थ, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लर्निंग से रिलेटेड हेरिडिटी, मैच्योरिटी वाला भी पूछा जा चुका है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है ना। मेमोरी भी कैसी हमारी, ये हमारा व्यक्तिगत कारक है कि मेमोरी को हम बढ़ा तो सकते हैं, बट ये हमारा फिर भी कैसा व्यक्तिगत कारक है, ठीक है ना। हम किसी दूसरे की मेमोरी से नहीं सीख सकते हैं। किसी दूसरे की मेमोरी अच्छी है कि तो भाई यार तुम्हारी अच्छी, थोड़ी मुझे दे दो, मुझे सीखना है कुछ, ऐसा नहीं हो सकता ना, ये अपना ही कारक है। इसके बाद क्या है कि बाह्य कारक हैं। बाह्य में हम काफ़ी चीज़ों को लेंगे। आई होप कि आपको ये सभी इतना अभी समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अब बाह्य कारक देखते हैं। देखो अभी क्या, ये पर्सनल है या इंटरनल, ठीक है ना। अब हम बाह्य कारक सीखते हैं, ठीक है ना। तो बाह्य कारक में हम पहले आते हैं, बाह्य कारक में जो आने वाला है वो आएगा शिक्षक हमारा। शिक्षक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा कारक है जो अधिगम को प्रभावित करेगा, वो भी शिक्षक से संबंधित है, ठीक है ना। तो शिक्षक से रिलेटेड या शिक्षक से संबंधित, ठीक है ना। आई होप कि हिंदी ये सही लिखी है। शिक्षक से संबंधित, शिक्षक से संबंधित में क्या अगर हम बात करें, तो हम पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो होगा विषय वस्तु का ज्ञान। विषय वस्तु का ज्ञान, ठीक है ना। यानी जो शिक्षक पढ़ा रहा है, जो हम पढ़ाने आया है शिक्षक क्लास में, तो जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट के बारे में शिक्षक को बहुत ही अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर मान लो पढ़ा रहा है और उस विषय वस्तु का ज्ञान ही नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई मान लो कि मुझे ही ले लो, अगर कोई कहे कि यानी कि कोई शिक्षक क्लास में आया पढ़ाने और मान लो मैथ का टीचर है, ठीक है ना, और जनरली ऐसा देखा जाता है जिसकी मैथ ज़्यादा अच्छी होती है उसकी इंग्लिश वगैरह कमज़ोर होती है, और उससे आप मान लो उससे सीडीपी का भी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना, और वो बंदा आ गया, वो कह रहा है कि मैं सीडीपी पढ़ाऊंगा, तो आपको क्या लगता है वो सीडीपी अच्छी तरीके से पढ़ा पाएगा? नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं विषय वस्तु का। तो शिक्षक का जो एक प्रमुख कारक है शिक्षक संबंधित, वो क्या है, विषय वस्तु का ज्ञान। जो शिक्षक पढ़ा रहा है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उस सब्जेक्ट के बारे में शिक्षक को बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तो लर्निंग को क्या करेगा, अच्छा बना देगा। और ज्ञान नहीं है तो वही लर्निंग को क्या करेगा, खराब कर देगा, ठीक है ना। यानी प्रभावित करेगा दोनों रूप से। अगर अच्छा ज्ञान है तो लर्निंग को अच्छा बनाएगा, विषय का ज्ञान नहीं है तो लर्निंग को ये खराब कर देगा, यानी कि डिक्रीज कर देगा, कोई भी प्रोग्रेस नहीं होने वाली है। दूसरी बात है जो इसका है कि व्यक्तित्व कैसा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है ना। व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी। अलग से चैप्टर है, जब ये पढ़ाएंगे तब तो पढ़ाएंगे ही, अभी इसको समझ लो कि ये पर्सनालिटी है क्या, कि व्यक्ति। अभी हम सीधे एक पर्सनालिटी शब्द की बात करें तो ये क्या होता है कि रिप्रेजेंट करना खुद को, ठीक है ना। क्योंकि और ये क्या होता है कि एक सबसे बाह्य आंतरिक जो संगठन होता है ना, उसको पूर्ण रूप से व्यक्तित्व बनाता है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो व्यक्तित्व अगर शिक्षक का अच्छा है, ठीक है ना, तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। जिस पर्सन का जैसा व्यक्तित्व होता है, ठीक है ना, वही उसी प्रकार से अपने एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है, ठीक है ना।
तो व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो अगर शिक्षक का व्यक्तित्व अच्छा है तो व्यक्तित्व हम समझ जाएंगे अलग से ही कि नहीं। ऐसा होता है कभी कभी, आप भी देखना कि आपको लगता है कि ये बंदा अच्छा है, पहले से ही समझ में आ जाता है। तो क्या होता है कि हम उससे जल्दी जुड़ने की कोशिश करते हैं और वो भी हमारे अकॉर्डिंग सिखाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है किसमें, लर्निंग में। ये किससे संबंधित है, व्यक्तित्व शिक्षक से संबंधित है कि पर्सनालिटी किससे संबंधित है, शिक्षक से, याद रखना ये बात। इसके बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड, उसका तरीका कैसा है पढ़ाने का, शिक्षक का पढ़ाने का तरीका कैसा है। मान लो कि उसका पढ़ाने का तरीका थोड़ा कठिन है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षक क्या होता है कि वो शिक्षण कार्य को वो पूर्ण रूप से संचालित करता है एक हिसाब से देखा जाए तो उस क्लास के अंदर। तो अगर हमारा जो शिक्षण, उसकी विधि नहीं समझ में आ रही है, उसका शिक्षण का तरीका इतना खराब है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या होगा, लर्निंग हमारी प्रभावित होगी निगेटिव रूप से। और अगर उसकी शिक्षण की विधि ऐसी है, मान लो अगर हम एक शिशु की बात करें, वो शिक्षण विधि में प्रयोग कर रहा है कुछ ऐसी चीज़ों का जो बच्चे को जल्दी सीखने के लिए प्रेरित करती हैं, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल उठा रहा है हमारे पास पड़ोस से, ठीक है ना। ये शिक्षक की हम बात कर रहे हैं, विधि में ही आ जाएगा। ये शिक्षक कैसे पढ़ा रहा है, हम इससे समझ रहे हैं कि शिक्षक जो एग्जाम्पल हमारे उठा रहा है, मान लो ईवीएस पढ़ाना है, और ईवीएस क्या होता है, हमारा जो पर्यावरण होता है हमारे आसपास का ही होता है एक हिसाब से, सरल भाषा में समझें तो। अगर कोई शिक्षक है और वो आता है बहुत एजुकेटेड, उसको सब इसका भी ज्ञान है और व्यक्तित्व भी ठीक ठाक है, लेकिन अगर उसकी शिक्षण विधि उतनी अच्छी नहीं है कि वो आपको समझा पाए, तो क्या होगा कि आपकी लर्निंग प्रभावित होगी निगेटिव। तो क्या हुआ, निगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है। तो क्या है कि अब मान लो कि विषय वस्तु का भी अच्छा ज्ञान है, व्यक्तित्व भी शिक्षक का बहुत अच्छा है, आपको व्यक्तित्व से वो प्रभावित कर रहा है, लेकिन उसकी शिक्षण विधि अच्छी नहीं है, ठीक है ना। सीधी हम बात कर रहे थे कि ईवीएस का अगर कोई शिक्षक आता है और वो हमारे एक रियल लाइफ से एग्जाम्पल उठाने की कोशिश करता है, तो क्या करेगा, बहुत जल्दी सीखने में आएगा, बहुत जल्दी हमें सीखने में आ जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं। तो ये हमारी शिक्षण विधि है शिक्षक की, कि वो कैसे हमें पढ़ा रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी शिक्षक की शिक्षण विधि। ये भी किससे संबंधित है, इस शिक्षक से संबंधित कारक है जो किसको प्रभावित करेंगे, लर्निंग को। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल उठा रहा है जो हमारी निजी जिंदगी में हैं, ठीक है ना, और हम उनसे पास पड़ोस की कुछ चीज़ें एग्जाम्पल में बता रहा है, तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा। और कोई बाहर से चीज़ें ला रहा है जो मैंने आज हम लोगों ने कभी देखी ना हो, चलो वो तो यहाँ भी ठीक है कि कुछ बाहर से, लेकिन वो उसको रिलेट कैसे कर रहा है हमारे पढ़ाने के तरीके में अपने, तो वो भी उसको प्रभावित करेगा। तो ये क्या है, शिक्षक की शिक्षण विधि कैसी है, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद क्या है, शिक्षक का व्यवहार, ठीक है ना। शायद नीचे ना दिखे तो हम यही लिख दिए दे रहे हैं चौथे पॉइंट में, शिक्षक का व्यवहार। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सीखेंगे, शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार कैसा है, इसका भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर शिक्षक का व्यवहार हमारे अनुरूप है, बच्चा जैसा है, अगर उसके अकॉर्डिंग शिक्षक का व्यवहार है तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कोई शिक्षक ऐसा है कि आपके अनुरूप व्यवहार करता है, जैसा आप चाहते हैं, क्लास में ऐसा होता है कि हर एक दो स्टूडेंट क्लास में टीचर्स के फेवरेट होते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए ना। समावेशी शिक्षा हमारा ऐसा कहता है, हम सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि शिक्षक का व्यवहार सभी बच्चों के लिए एक समान है और वो सभी बच्चों को बड़े अच्छे से डील कर रहा है, सभी से लगाव उसका, तो ये भी प्रभावित करेगा। आप उस शिक्षक के ज़्यादा जल्दी पास जाना चाहते हैं, उससे ज़्यादा सीखना चाहते हैं जिसका व्यवहार आपके अनुरूप होता है, ठीक है ना। और मान लो कोई आता है, क्लास में आया, तुरंत खड़े हो, कुछ ना बातचीत की और तुरंत उसने डांट दिया। अब क्या है कि क्लास के अंदर अगर कोई दूसरा बच्चा पूछने वाला होगा, वो भी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसका व्यवहार ऐसा नहीं है कि बच्चे उससे कुछ पूछ सकें, ठीक है ना। तो क्या होगा कि लर्निंग को डिक्रीज करेगा, प्रभावित करेगा लर्निंग को पूर्ण रूप से। और अगर मान लो कोई शिक्षक ऐसा है कि क्लास में आता है और बहुत अच्छे से बातचीत करता है और आप भी उससे जुड़ जाते हैं, तो आप क्या होगा कि अब आप उससे जो डाउट आता है मन में, आप उससे तुरंत पूछने की कोशिश करोगे, और वो भी तुरंत अगर बता देता है बिना डांटे अच्छी तरीके से, तो आप क्या होगे, उससे जुड़ोगे। तो ये क्या है, शिक्षक का
व्यवहार है, तो इसका भी लर्निंग में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि शिक्षक का व्यवहार हमारे व्यवहार कैसा है, ये बहुत ज़्यादा हमारे व्यक्तित्व को लर्निंग को प्रभावित करने वाला है। अगर मान लो कोई शिक्षक आता है डायरेक्ट, ऐसा कभी आपके साथ भी कई बार हुआ होगा ऐसा कि आप खूब पूछने की सोचते हैं क्लास में लेकिन नहीं पूछ पाते हैं एक शिक्षक से, और जब कोई दूसरा शिक्षक आता है तो आप उससे तुरंत पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहला शिक्षक था उसका ऐसा व्यवहार आपने देखा है कि मान लो आप क्लास में खड़े हुए एक प्रश्न पूछने के लिए, उसने आपको तुरंत डांट दिया कि क्या डेली डेली यही क्वेश्चन है, तो आप क्या होगे, तुरंत डिमोटिवेटेड हो जाओगे और फिर आपको उस 1 घंटे पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगने वाला है। और एक दूसरा शिक्षक आता है, आप उससे प्रश्न करते हैं, शिक्षक बिना आपको डांटे प्यार से उस आंसर का आपको जवाब दे रहा है, तो आप क्या करेंगे कि अब क्या हो गया, आप क्लास में अब दोबारा क्वेश्चन आएगा तुरंत पूछेंगे, डाउट अगर मन में उठता है तुरंत पूछेंगे। और पहले वाले अब वो कुछ भी पढ़ा दे 1 घंटे, आप उससे पूछने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसका व्यवहार ही ऐसा था कि आपकी उसकी लर्निंग को आपको प्रभावित कर दिया है। आप अब उससे कुछ नहीं सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो शिक्षक का व्यवहार कैसा है, ये लर्निंग को प्रभावित करेगा। शिक्षक का व्यवहार हमारे अनुरूप यानी लर्नर के अनुरूप है, तो व्यवहार अधिगम हमारा अच्छा होगा। और जो हमारी यानी कि शिक्षक हमारे महत्व दे रहा है, ठीक है ना, सभी बच्चों को महत्व दे रहा है, डिमोटिवेट नहीं कर रहा है, तो लर्निंग कैसी होगी, अच्छी होगी, प्रभावित होगी। सीधा सा मतलब है शिक्षक के व्यवहार से लर्निंग क्या होगी, प्रभावित होगी। अगर हम बात कर लें इसके साथ अनुशासन, क्योंकि देखो सीखने के तरीके बहुत सारे होते हैं, हम अनुकरण करके भी सीखते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट यूपीटेट दोनों में कि किस कारक से यानी किससे हम जो बच्चा होता है वो ज़्यादा आदर्श रूप से व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो उसमें एक ऑप्शन, कई सारे ऑप्शन होते हैं, और जो सही ऑप्शन होता है उसमें होता है जो शिक्षक आदर्श रूप से अगर व्यवहार करे तो बच्चा जल्दी आदर्श रूप से व्यवहार करना सीख जाता है। तो इस का क्या मतलब है, ये व्यवहार एक हिसाब से है, ठीक है ना। तो अगर अच्छा व्यवहार करेगा, आदर्श रूप से व्यवहार करेगा, तो बच्चे भी जल्दी अच्छा से व्यवहार करेंगे। फिर क्या है अनुशासन, अगर शिक्षक अनुशासित रहकर अच्छी तरीके से सब कुछ कर रहा है, शिक्षण विधि भी अच्छी है, विषय वस्तु का ज्ञान भी अच्छा है, व्यक्तित्व भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, और अनुशासित में रहकर चीज़ें कर रहा है, तो भी लर्निंग आपकी बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित होने वाली है। और अगर अनुशासन में ना रहकर, ठीक है ना, और अनुशासन का रहने का मतलब ये है कि कोई शिक्षक आया, आप कह दो कि अब समझ जाओ अनुशासन क्या होने वाला है, ठीक है ना। अगर अनुशासन में रहकर कुछ काम किया जाता है और शिक्षक कर रहा है तो लर्निंग प्रभावित होगी, अनुशासन में नहीं है फिर भी काम कर रहा है तो हमारी लर्निंग प्रभावित होगी। इसके बाद चलो दूसरा कारक देखते हैं, ये शिक्षक से संबंधित हो गया। इसके बाद हम देखते हैं हमारी पाठ्य वस्तु से संबंधित, पाठ्य वस्तु से संबंधित। तो पाठ्य वस्तु क्या होगा, जो हमारा है, जैसे कि आप यही मान लो CDP हमसे पढ़ना है तो ये क्या है कि हिसाब से पाठ्य वस्तु है, ठीक है ना। तो पाठ्य वस्तु से संबंधित आ जाएगा। अब यहाँ ये सब बाह्य कारक हैं, पाठ्य वस्तु। अब पाठ्य वस्तु में अगर हम पहला पॉइंट देखें तो इसका क्या है कि आकार कैसा है, ठीक है ना। पाठ्य वस्तु का आकार, पाठ्य वस्तु का आकार, अगर मान लो कक्षा 2 या 3 का बच्चा है, अब पाठ्य वस्तु का आकार कि कक्षा 10 की किताब लेकर मोटी से चले जाएं या चली जाएं, ठीक है ना। आप सभी लोग अध्यापक हैं तो उसी हिसाब से आप पढ़ाने जाएंगे भी। आप जैसे कि अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि 17,000 वैकेंसी जो आने वाली है, तो उसमें क्या अब जो अध्यापक बन के जाएगा तो क्या करेगा, तो पाठ्य वस्तु अगर बच्चे के अनुरूप है, ठीक है ना, अगर कक्षा 4 का बच्चा है तो और आप उसके आकार कक्षा 4 के हिसाब से है तो क्या होगा, लर्निंग अच्छा होगा। अब कक्षा 4 का बच्चा कक्षा 10 की किताब लेकर चले जाओ, बच्चों आज मैं आपको इससे पढ़ाने वाले हूँ, आपको ये पढ़ना है, तो क्या होगा, अधिगम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बच्चा अभी उस लेवल का था नहीं। हाँ, आप आकार बढ़ा सकते हैं उसकी एज के साथ साथ, जैसे उसकी मैच्योरिटी बढ़ती है, तो पाठ्य वस्तु का आकार भी प्रभावित करने वाला है। दूसरा, इसकी संरचना कैसी है, ठीक है ना, संरचना, तो ये भी प्रभावित करने वाला है कि पाठ्य वस्तु की संरचना जैसी होगी, अगर अच्छी होगी तो बच्चे का अच्छा प्रभाव होगा लर्निंग का, और अगर संरचना अच्छी नहीं तो उसका भी निगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। दूसरी बात है भाषा शैली, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा, संरचना
कुछ ऐसा था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं तो ज़्यादा उसको समझाया नहीं। भाषा शैली, देखो अगर लैंग्वेज है, बच्चा मान लो कि कोई पाठ वस्तु है जो लोकल लैंग्वेज की है, लिखी गई है, तो भाषा शैली उसकी ऐसी है कि जो बच्चा डेली लैंग्वेज जो यूज करता है उसी लैंग्वेज में अगर पाठ वस्तु है तो कैसा होगा, लर्निंग को प्रभावित करेगा अच्छी तरीके से। मान लो कि बहुत जटिल रूप से लिख रखा है, ठीक है ना, अगर सरल भाषा होगी तो भी अच्छा होगा। बहुत ही जटिल वर्ड यूज कर रखे हैं जो कभी बच्चे ने पढ़े ही नहीं है, देखे ही नहीं है, तो क्या लर्निंग को डिक्रीज करेगा ना। भाषा अगर कठिन हो गई तो लर्निंग कैसी हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है ना। तो भाषा शैली कैसी है, लर्निंग को प्रभावित करेगी। और ये कारक किसका है, ये हमारा पाठ वस्तु का कारक है। पाठ वस्तु कैसी होनी चाहिए, भाषा शैली कैसी है, विषय वस्तु संरचना कैसी है। इसके बाद एक हम देखते हैं अगर रुचिकर, ये हम इंटरेस्ट में, अगर बच्चे का इंटरेस्ट कैसा होगा, रुचिकर विषय वस्तु, विषय वस्तु। इसमें क्या है कि विषय वस्तु अगर रुचि है, रुचिकर है, ठीक है ना, बच्चे को इंटरेस्ट जग रहा है। जैसे हम क्या करते हैं, प्राथमिक में हम जब जाते हैं तो क्या करते हैं, बच्चों को हम किससे पढ़ाने की कोशिश करते हैं या पढ़ना सिखाते हैं, कहानियों के माध्यम से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहानियों के माध्यम से क्यों, क्योंकि बच्चे कहानियाँ बहुत ही आराम से सुनते हैं, रुचिकर लगती हैं कहानियाँ। तो जो हमारी पाठ्य वस्तु है, आपने भी देखा होगा कि उसमें कहानियों के हिसाब से दिया गया है कि बच्चे कहानी के माध्यम से सीखें। तो हम, आपको भी याद होगा बचपन में अगर कहानियाँ सुनाई जाती होंगी तो आप बड़े आराम से सुनते होंगे, क्योंकि इमेजिनरी होती हैं, ठीक है ना। हमें ऐसा लगता है हम बिल्कुल उसी में बंधे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये कहानियाँ के माध्यम से हम सिखाते हैं प्राथमिक कक्षा में। तो ये क्या है, ये रुचिकर विषय वस्तु, यानी विषय वस्तु को रुचिकर कैसे बनाया जाए। अगर विषय वस्तु रुचिकर है, पाठ्य वस्तु की विषय अगर रुचिकर है तो बच्चा अच्छी तरह से सीखेगा। और अगर बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं जग रहा है विषय वस्तु में, ठीक है ना, इंटरेस्ट ही नहीं जग रहा तो वो क्या करेगा, पढ़ेगा, अधिगम करेगा, नहीं करेगा, ठीक है ना। अधिगम को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये किससे संबंधित कारक हो गए, पाठ्य वस्तु से। यही कुछ पॉइंट हैं, आकार एज अकॉर्डिंग होने चाहिए, क्लास के अकॉर्डिंग होने चाहिए, संरचना कैसी होनी चाहिए, भाषा शैली सरल होनी चाहिए, ठीक है ना, और विषय वस्तु जो है वो कैसा होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं वातावरण से संबंधित। जल्दी जल्दी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि जो देखो हमारे जो क्वेश्चन आने वाला था ना वो इससे बाहर का नहीं जाने वाला है। ये मेरा वो है, आपसे वादा है, आप उठाकर देखना प्रीवियस ईयर लर्निंग से जो क्वेश्चन आए होंगे अभी तक इसमें छप चुके हैं। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसको छोड़ भी दिया, लर्निंग उसकी थ्योरीज को हटा दो तो लर्निंग से जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते वो आ चुके हैं, ठीक है ना। अब क्या है, हमारा वातावरण से संबंधित, वातावरण से संबंधित, वातावरण संबंधित में पहला आएगा कि परिवार का वातावरण कैसा है। देखो बच्चा क्या होता है कि जो पैदा होने के बाद जब शिशु होता है तो पहले जिसका इंटरेक्शन होता है ना वो किससे से होता है, परिवार के लोगों से होता है। परिवार का माहौल कैसा है, परिवार का वातावरण कैसा है, इससे अधिगम बहुत प्रभावित होता है। मान लो कि कहीं ऐसा वातावरण है किसी परिवार का रोज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो उसका भी अधिगम कैसा हो जाएगा, वो भी लड़ाई प्रवृत्ति का हो जाएगा। और किसी दूसरे घर का वातावरण ऐसा है कि बहुत ही अच्छा वातावरण है, सभी लोग आराम से प्यार से रहते हैं और यानी कि हर एक चीज़ की उपलब्धता है कि सभी से प्रेम से बातचीत होती है, तो उस हिसाब से बच्चे का डेवलप होगा। ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो परिवार का वातावरण अगर उसके सीखने के अनुरूप है, उसके जो सीखना चाहता है हर एक चीज़ उपलब्ध है तो बच्चा और यानी जल्दी अधिगम करेगा। और परिवार का वातावरण ही ऐसा है जहाँ उसका अधिगम हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ अधिगम डिक्रीज हो जाएगा। तो परिवार का वातावरण कैसा है। और दूसरी बात फिर हमारे जो कक्षा का जो भौतिक वातावरण है, कक्षा का वातावरण, ठीक है ना, तो कक्षा का वातावरण कैसा है ये भी प्रभावित करने वाला है। आप जाते हैं
कक्षा में अगर शोर शराबा हो रहा है तो आप क्या पढ़ने वाले में मन नहीं लगेगा, आप भी शोर शराबे में मस्त हो जाएंगे, ठीक है ना। कक्षा का वातावरण ऐसा है कि बिंदास हवा आ रही है, ठीक है ना, जैसे गर्मियाँ हुई, पंखा नहीं लगा हुआ है तो क्या है, वातावरण आपको प्रभावित करेगा, पढ़ने में मन नहीं लगे। और वातावरण ऐसा है कि बढ़िया, गर्मी कितना भी यार, गर्मी का मौसम है, हवा आ रही है बिंदास और शांति का माहौल है, पढ़ने का रूम माहौल है, तो अधिगम कैसा होगा, अच्छा होगा। तो कक्षा का वातावरण हो या परिवार का वातावरण हो, ये हमारे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमें प्रभावित करते रहते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बात की है किसने, सभी को पता होगा, जो सामाजिक सांस्कृतिक जो हमारा सिद्धांत है वाइगोत्स्की, इसीलिए फेमस हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक जो हमारा होता है ना, ये सीखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण हमारे समाज का और जो हमारे संस्कार जो है ना, इनका प्रभाव हमारे अधिगम में बहुत ही पड़ता है। तो समाज जो हमारा है वो कैसा है, अगर हमारे सीखने का रूप है तो लर्निंग अच्छी होगी। इसके बाद जो ये तीसरा था, इसके बाद चौथा अगर हम पॉइंट देखें तो संपूर्ण परिस्थिति, अगर हम सभी की बात कर लें एक बार में ही, या समाज हमारा, यहाँ समाज जो हमारा समाज है, ठीक है ना, जिसमें हम समाज में रहते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि बच्चा क्या होता है, सोशल, अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है ना। तो समाज में हम रहते हैं, हम एक सोशल एनिमल हैं, ये किसने कहा, अरस्तु ने कहा, ये लाइन भी पूछी जाती है। तो क्या है कि हमारा समाज का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अगर समाज हमारा ऐसा है कि जहाँ अनुरूप है, हमारे अधिगम के अनुरूप है, तो अधिगम अच्छा होगा। अब समाज ही ऐसा है, चलो घर का वातावरण अच्छा है, लेकिन आप जैसे घर के बाहर निकलते हैं मोहल्ले में, तो मोहल्ले में 4 लोग आपस में गाली दे रहे हैं, डेली लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो क्या होगा, अधिगम डिक्रीज होगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा ही नहीं। मान लो आपका घर का माहौल तो शांत है, लेकिन पड़ोस में कोई व्यक्ति एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, तो क्या हो, सामाजिक कैसा है, वातावरण का प्रभाव पड़ेगा ना। सांस्कृतिक का मतलब है कि मान लो किसी के घर में सुबह सुबह मम्मी जागती हैं, पूजा अर्चना आरती बज रही है या अल्लाहू अकबर हो रहा है, ठीक है ना, तो बच्चे का उसमें प्रभाव पड़ता है, वो भी अपने बड़ों के जैसा बनना चाहता है शुरुआत से ही, ठीक है ना। तो इसका भी समाज और जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इनका भी हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। संपूर्ण परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चे के अनुरूप होगा तो अधिगम अच्छा होगा, और अगर अधिगम बच्चे के अनुरूप नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा है, चाहे परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण हो या सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण हो, जो हमारे अधिगम को डिक्रीज करने वाले हैं, ठीक है ना, निगेटिव एलिमेंट्स वहाँ हैं, तो हमारे अधिगम को प्रभावित करेंगे। पॉजिटिव एलिमेंट होंगे तो भी प्रभावित करेंगे। पॉजिटिव होंगे तो लर्निंग अच्छा होगा, नेगेटिव होंगे तो लर्निंग हमारा नीचे जाने वाला है। इसके बाद ये वातावरण संबंधित हो गए, तो यही कुछ पॉइंट थे। इसके बाद हमारे अब इसमें एक जो मान लो कि ये है, और सबसे ज़्यादा मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अधिगम को प्रभावित अगर कुछ करता है, सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व, इसकी मैंने सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट लिख भी लेना। सर्वाधिक जो प्रभावित करता है वो करता है अभिप्रेरणा। अलग से चैप्टर है ये अभिप्रेरणा, अलग से जब पढ़ाया जाएगा तो पढ़ाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि ऑप्शन में सब कुछ दिया गया है और सर्वाधिक क्या प्रभावित करता है अधिगम को, अभिप्रेरणा है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या करेगा, मोटिवेशन। यानी मोटिवेशन का मतलब है जब तक बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं है, ठीक है ना, अंदर से प्रेरित ही नहीं है। अब प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, जब अब प्रेरणा चैप्टर आएगा तब पढ़ाऊंगा, आंतरिक और बाहर, ठीक है ना। तो बच्चा अगर प्रेरित ही नहीं है, वो सीखना ही नहीं चाहता है, प्रेरणा का सीधा सा मतलब है, स्किनर ने इसको राजमार्ग कहा है, अधिगम का राजमार्ग क्या है, मोटिवेशन, ये स्किनर महोदय ने कहा है, ठीक है ना। तो अब प्रेरणा, अगर बच्चा प्रेरित है अंदर से तो अधिगम कैसा होगा, अच्छा होगा। बच्चा प्रेरित ही नहीं तो आप कुछ भी करो वो सीखने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी आते हैं, इन्होंने ब्लूम ने शिक्षण के डोमेन बताए हैं, तो 3 प्रकार के उन्होंने डोमेन बताए हैं। थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, 1 मिनट उसमें भी लगेगा। उन्होंने 3 प्रकार के डोमेन बताए हैं, वो अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी देख ले रहे हैं। बेंजामिन ब्लूम, अब इसको मैं थोड़ा हटा दे रहा हूँ। बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में डोमेन दिए हैं, किसके, लर्निंग के, डोमेन ऑफ लर्निंग, ये बेंजामिन ब्लूम ने, ठीक है ना,
बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में 1956 में लर्निंग के 3 डोमेन दिए, ठीक है ना। याद करने का तरीका कैप कर लो। कैप से हम सी से लिख लेंगे कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक का मतलब जो हमारे दिमाग से संबंधित है। ए से हम लिख लेंगे अफेक्टिव। अफेक्टिव अफेक्टिव का मतलब जो हमारे संवेगों से संबंधित है। अगर हमारे देखो संवेग क्या होता है, भावनाओं में तुरंत भावनाओं में तुरंत बह जाना, ठीक है ना। अफेक्टिव अफेक्टिव क्या, भावात्मक नहीं कहते हैं कि अब थोड़ा भावात्मक, लोग कहते हैं भावनाओं में बह गए हो तुम, ठीक है ना। भावनाओं में बहना नहीं चाहिए। इसमें क्या है कि तो इसमें क्या है, जो अफेक्टिव था ना, इसमें ब्लूम के साथ साथ 2 लोग और थे। वो 2 लोग थे, एक थे मासिया करके कुछ थे, ठीक है ना, मासिया करके थे, और एक थे क्रथवोल। क्रथवोल शायद नीचे दिख रहा होगा, या ना दिख रहा हो तो मैं यहां भी लिख दे रहा हूं। इसमें ब्लूम के साथ साथ और 2 लोग शामिल थे। ये सब ब्लूम के साथी ही थे, या एक हिसाब से हम कह दें शिष्य थे, मासियो या मासिया, ठीक है ना। और एक थे क्रथवोल। ये 3 लोगों ने कौन सा दिया था, अफेक्टिव। मान लो अगर ऑप्शन दिया जाता है, क्वेश्चन आता है कि अफेक्टिव डोमेन की स्थापना, सॉरी इसके वो कौन है प्रतिपादक, और उसमें ऑप्शन नहीं दिए, ब्लूम नहीं है, तो आप यहां देखेंगे कहीं क्रथवोल या यूमासिया करके हैं, ये हैं या नहीं है। अगर ये होंगे तो फिर आंसर यही होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा लास्ट में पी से हम लिख लेंगे साइकोमोटर। इसको बोलते हैं एक हिसाब से गत्यात्मक अधिगम। इसकी स्थापना बेंजामिन ब्लूम के ही एक साथी थे, सिम्पसन महोदय, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ब्लूम शामिल नहीं है, लेकिन ये ब्लूम के ही वो थे, तो इसलिए ब्लूम के ही अंतर्गत आ जाते हैं। सिम्पसन महोदय ने 1972 में इसकी स्थापना की थी। ये हमारे फिजिकल से संबंधित है। तो आई होप कि लर्निंग की थ्योरी जो आएंगी, आपको जैसे शेड्यूल बताया है उस हिसाब से आने वाली हैं। मैं आगे वहाँ कंटिन्यू करूँगा। आज आई होप कि लर्निंग का जो अभी तक समझाया गया है वो आपको समझ में आया होगा, और मेरा वादा है कि अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं तो अधिगम से बाहर, इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जैसा मैंने कहा था कि इस बोर्ड से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आप करके देखना है, इसका पढ़ने के बाद आप लर्निंग के प्रीवियस ईयर उठाना, या आने वाला जो आप टेस्ट दे रहे होंगे वो उठाकर देखना, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ धन्यवाद। अगर अच्छा लगे आपको कि मेहनत हो रही है, तो आप अपने इस परिवार का हिस्सा बनिए। टेट एग्जाम्स मंत्रा को सब्सक्राइब करिए और अपनों को सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।